ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे सोलो लेवलिंग का न्यू एपिसोड आ चुका है और ये एपिसोड सीजन 2 का आखिरी एपिसोड होने वाला है। भले मैं इस चैनल के ऊपर आगे एपिसोड लेके आता रहूंगा, आपके रिस्पांस पे डिपेंड करेगा कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा या फिर नहीं। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर देते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड के एंड में यहाँ पे लड़ाई वगैरह सब खत्म हो गई थी, लेकिन चाहे की हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। अब यहाँ पे जिन्वो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो उसके लिए क्या करे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो काइसल पे बैठ के जल्दी से जल्दी यहाँ पे भाग सकता है, लेकिन समय लगेगा उसको भी हॉस्पिटल ले जाने में। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई हीलर हो जिसे वो ढूंढ पाए या फिर कोई और तरीका, क्योंकि इस समय वो अपनी शैडो एक्सचेंज वाली स्किल का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको पता ही होगा उसके अंदर भी एक लिमिट है। तभी उसको यहाँ पे एक आइडिया आता है, वो कैमरामैन से कहता है अपना कैमरा बंद करने के लिए। भले वो पहले तो सवाल वार करता है, तो जिनको कहता है कि अगर तुमने बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारा कैमरा ही तोड़ दूंगा। तो यहाँ पे वो अपने शैडो सोल्जर्स को बुलाता है और वो कहता है कि तुम सब लोग मिन ब्यूंगो की बॉडी को ढूंढो। तो यार बेक ये सुन के शौक हो जाता है। यहाँ पे कारगिल गन ब्यूंगो की बॉडी को ढूंढ लेता है, लेकिन अब आपको याद होगा ब्यूंगो का सर खा लिया था बेरू ने, और जिनको ये सोचते कि क्या ये काम करेगा, वो इधर उसकी शैडो एक्सट्रैक्शन की कोशिश करता है। पहली बार ये अटेम्प्ट फेल हो जाता है, दूसरी बार भी फेल हो जाता है। अब वो ये सोचता है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वो अराइज क्यों नहीं कर पा रहा है, उसका लेवल तो सफिशिएंट है ये करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि ब्यूंगो के हिसाब से ये सब करना गलत हो, लेकिन इस समय वो एक इंसान की जान बचाने के बारे में सोच रहा है। तो वो यहाँ पे आखिरी बार अराइज बोलता है, जिसके बाद ब्यूंगो इधर एक शैडो सोल्जर बन जाता है। बेक यहाँ पे जिनको से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास ताकत है मरे हुए लोगों को कमांड करने की। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ब्यूंगो एक शैडो सोल्जर बन चुका होता है, और ये देख के सबके सब लोग शॉक हो जाते हैं। चॉय जोंगिन, मा डोंगवुक यहाँ पे कैमरामैन भी समझ जाता है कि क्यों उसने कैमरा बंद करने के लिए बोला, और ब्यूंगो इधर बिना कुछ कहे ही चाहे को हील करना शुरू कर देता है। ठीक है, संग जिन्हू कहता है मुझे पता है कि ब्यूंगो किस तरीके का इंसान था, मैंने उसको कोई ऑर्डर भी नहीं दिया, उसके बाद भी उसने बिना पूछे चाहे को हील करना शुरू कर दिया। मैं ये मानता हूँ कि उनका दिल सच में काफी ज्यादा साफ था। तो यहाँ पे बेक को तो काफी बुरा लग रहा होता है। वो कहता है कि देखो ब्यूंगो अब जिंदा नहीं है, ठीक है, मुझे पता है कि तुम आगे और भी लड़ाइयों में हिस्सा लोगे और वहाँ पे ब्यूंगो तुम्हारे काफी काम आ सकता है, लेकिन उसको वॉयलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो प्लीज उससे कभी लड़ने के लिए मत कहना। तो यहाँ पे जिन्वो अपने कंधे से हाथ हटा देता है बेक का, और वो कहता है ये दूसरी बार है जब तुमने मेरे कंधे पे हाथ रखा है और मेरे को ऑर्डर देने की कोशिश की है, लेकिन इस बार एक डिफरेंस है कि तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे रहे बल्कि एक रिक्वेस्ट कर रहे हो, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ तुम्हारी बात से। यहाँ पे वो आके ब्यूंगो की एक्सट्रैक्शन को टर्मिनेट कर देता है, यानी कि उसको फिर से भेज देता है उसकी बॉडी में, ठीक है ना, जिसे देख के यहाँ पे बेक काफी ज्यादा खुश होता है और थैंक यू बोलता है जिन्वो को। अब ये सारे के सारे हेलीकॉप्टर आ चुके होते हैं, मतलब बेसिकली एक हेलीकॉप्टर आ चुका होता है कोरियन टीम को लेने के लिए। सब के सब लोग चढ़ जाते हैं और जिनको ये कहता है कि मेरे को कुछ काम है वो मैं निपटा के आता हूँ। तो यार बेक कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, अभी भी ये रेड कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे काफी सारी एंड्स शामिल होती है। तो जिनको काइसल को बुलाता है और वो यहाँ पे निकल जाता है इन सारी एंड्स की वाट लगाने के लिए। वो काफी कोशिश करते हैं इन सबकी वाट लगाने की, दूसरी ओर ये सारी की सारी एंड्स फैलना शुरू कर देती है। यहाँ पे हमें गोटो की टीम का सीन दिखाया जाता है। ये बंदा तो भाई डर के मारे बैठा होता है, वो कहता है कि वो राक्षस वो इतना ज्यादा खतरनाक था उसको कोई भी नहीं हरा सकता, तो मैं देखना चाहिए था मिस्टर गोटो को कैसे उसने जान से मार दिया। लेकिन यहाँ पे सुगीमोटो आता है, वो बता देता है कि ये रेड कंप्लीट हो चुकी है, साउथ कोरियन टीम से हमें अपडेट मिला है कि वो बीस्ट मर चुका है। अब ये सुनकर तो ये बंदा शॉक हो जाता है। अब आपको याद होगा सुगीमोटो को कांटेक्ट किया तो गोटो ने और बताया था कि कोरिया में एक ऐसा हंटर है जो कि उससे भी ज्यादा ताकतवर है, और ये नाम सुगीमोटो को याद होता है, संग जिन्वो। अब यार ये एंड्स इनकी तरफ बढ़ रही होती है, तो ये सारी की सारी बैटलशिप लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, और भाई दूसरी ओर ये सारे शैडो सोल्जर्स भी इन एंड्स की वाट लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मतलब बहुत सारी एंड्स है यहाँ पे, तुम समझ ही सकते हो। इन सबके एक्सपीरियंस पॉइंट्स इधर जिन्वो को मिल रहे होते हैं, यहाँ तक कि एग्स को खत्म करने के भी पॉइंट्स उसे मिल रहे होते हैं। यहाँ पे वो अपनी इन्वेंट्री ओपन करता है, वो देखते हैं काफी सारे हथियार पड़े हुए हैं, उसे समझ आता है कि कभी ना कभी उसको इन्हें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे उसे एक हथियार मिलता है जो कि उसने ऐसे ही रखा होता है, भाई बहुत बड़ी तलवार, इसमें से बिजली की ताकत निकलती है, और मेरे ख्याल से शायद ये बैरन की हो सकती है। आपको याद होगा उसके पास बिजली की पावर थी, आई डोंट नो, मेरे को कोई कंफर्मेशन नहीं है, वो तुम बताना। यहाँ पे वो इस स्वॉर्ड से इन सारी की सारी एंड्स की वाट लगाना शुरू करता है, सारे एक्स को मारना शुरू करता है। अब यार ये जो फुटेज होती है ना, ये लाइव थी, ये पूरे दुनिया में ज्यादातर लोगों ने देखी होती है। अब यहाँ पे हमें एक ब्रेनन नाम के बंदे का सीन दिखाया जाता है, डेविड ब्रेनन, जो कि फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का डायरेक्टर होता है। यहाँ पे एक माइकल कॉर्नर नाम का भी बंदा होता है। ये दोनों यही बात करते हैं कि संग जिन्वो के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है और साउथ कोरिया जैसे देश में उसका टैलेंट बर्बाद हो जाएगा। ये लोग यहाँ पे संग ट्यू होन के इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जो संग ट्यू होन था वो और कोई नहीं बल्कि जिन्वो का ही पिता है, ठीक है ना। इन दोनों का काफी अच्छा खासा कनेक्शन है। अब आपको याद होगा यार डोंगसू जो है वो अमेरिका का एक हंटर बन चुका था, ओके, और ये लोग ही उसमें शामिल थे। तो ये लोग ये सोचते हैं कि क्या ऐसा अच्छा रहेगा कि साउथ कोरिया से हम एक और हंटर को छीन ले, लेकिन एंड में ये लोग ये डिस्कस करते हैं कि भाई जिन्वो रिस्क उठाने लायक है, हम इतना तो रिस्क उठा ही सकते हैं। तो वो माइकल को कह देता है ठीक है फिर तुम ये काम कर देना, ओके। दूसरा यहाँ पे हमें जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जो कि लेवल 100 पे पहुंच चुका होता है, और वो फाइनली आ जाता है बेरू की बॉडी के पास। अब वो सोचता है कि यार ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वो इधर अराइज बोलते हैं, जिसके बाद यहाँ पे चारों तरफ ना अंधेरा हो जाता है। वो समझ नहीं पाता यहाँ पे हो क्या रहा है, ना ही उसको कुछ महसूस हो रहा होता है। वो सोचता है कि शायद उसका शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो वापस यहाँ पे आ जाता
होता है और हमें दिखाया जाता है कि बेरू इधर एक शैडो सोल्जर बन चुका होता है और भाई इसकी रैंक होती है जनरल। जिन्हों ये सोचता है कि यार मैंने आज तक काफी सारे रैंक्स देखे, स्टैंडर्ड, एलीट नाइट, लेकिन जनरल क्या इनसे भी ज्यादा ऊपर है। इसका तो यह है कि यार ये काफी ज्यादा खतरनाक है, बाकी सारे शैडो सोल्जर्स से काफी ज्यादा ताकतवर है और ये तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि जब ये जिंदा था तभी इतना ज्यादा ताकतवर था, है कि नहीं। तो यहाँ पे जिनको आगे बढ़ता है क्वीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन तभी उसको पीछे से आवाज आती है, माय किंग प्लीज मुझे एक नाम दो। तो यहाँ पे भाई ये तो बोलने लग जाता है यार। जिन्वो ये सोचता है कि बाकी शैडो सोल्जर्स की तरह इसके अंदर भी कमाल की लॉयल्टी है जिन्वो के लिए, लेकिन ये बोल कैसे सकता है। तो बेरू कहता है कि मैं तो हमेशा से बोल सकता था। तो जिन्वो कहता है क्या हमेशा से? ऐसी बात नहीं है, मतलब ऑब्वियसली बात है ये तो पहले बोल सकता था, लेकिन यार इसके अलावा अगर हम देखें आयरन भी एक इंसान था, वो पहले बोल सकता था, लेकिन शैडो बनने के बाद वो नहीं बोल पा रहा था। इवन और भी कुछ सोल्जर्स है जो ऐसा कर पा रहे हैं। क्या ये जनरल रैंक का है इसी वजह से ये बोल पा रहा है, मतलब हायर रैंक से इतना फर्क पड़ जाता है? तो जिन्वो कहता है कि वैसे मैंने ही तुम्हें जान से मारा था, तो क्या फिर भी तुम मेरा कहा मानोगे? तो बेरू कहता है कि मुझे आपने भले ही जान से मारा था, लेकिन आपकी ताकतों की वजह से ही मेरा फिर से जन्म हुआ है, मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ रही है, तो मैं आपको जिंदगी भर तक फॉलो करूंगा। मास्टर, मेरे किंग, प्लीज मुझे एक नाम दीजिए। तो यहाँ पे जिन्वो सोचता है कि यार इसको यार कीड़ा मकोड़ा बोलना अच्छा नहीं लगेगा, कुछ अच्छा नाम देना पड़ेगा जो कि बाकी एंट से इसको अलग बनाए। अब यहाँ पे उसको याद आता है कि एक बुक थी, उसके ऑथर का नाम याद आता है, उस बुक का नाम था द एंट्स और उसके ऑथर का नाम था बेरू, जिस वजह से यहाँ पे जिन्वो इसका नाम रखता है बेरू और बेरू उसका शुक्रिया अदा करता है। जब यहाँ पे जिन्वो आता है क्वीन को अराइज करने के लिए, तो वो उसको अराइज कर देता है, लेकिन जैसे वो उसको अराइज करता है ना, बाकी जो उसकी शैडो एंट्स होती है ना, वो एकदम से पागल होना शुरू हो जाती है। तो जिन्वो को महसूस होता है कि उसका कंट्रोल छूट रहा है इन एंट्स से, तो वो पूछता है बेरू से, तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है? तो बेरू बताता है कि यहाँ पे ये जो क्वीन है ना, वो इस कॉलोनी की रानी थी और सारी एंट्स उसका कहा मानती थी। तो जिन्वो कहते हैं इसका तो ये है कि जब तक क्वीन जिंदा है तो उसी के पास हक है इन सारी एंट्स को हुक्म देने का। तो बेरू कहता है हाँ बिल्कुल। जिन्वो कहता है लेकिन क्वीन की माना काफी ज्यादा लो हो चुकी है, ऐसा क्यों है? तो बेरू बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि क्वीन की माना ज्यादातर रिप्रोडक्शन में यूज की जा सकती थी, लेकिन अब क्योंकि वो एक शैडो सोल्जर बन चुकी है, इस वजह से उसके अंदर रिप्रोड्यूस करने की पावर नहीं बची है, इस वजह से उसकी माना भी काफी ज्यादा कम है। तो जिन्वो कहता है इसका तो ये है कि ये लड़ाई में भी किसी काम नहीं आएगी। तो बेरू कहता है बिल्कुल सही कहा मास्टर। तो जिन्वो कहता है ठीक है, फिर 2 कमांडर्स की वैसे भी जरूरत नहीं है, टर्मिनेट एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे वो क्वीन को फिर से वापस भेज देता है। वो देखता है कि ये सारे सोल्जर्स माना स्टोन्स को उठाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जिन्वो इनको रोक देता है। वो कहता है कि ये सारे स्टोन्स काम आएंगे जे जो आइलैंड को फिर से बनाने के लिए, अभी के लिए उसके लिए इतना ही काफी है कि वो जो बेरू की बॉडी से उसको स्टोन मिला था वही इनफ है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आती है कि इतनी सारी जो एंट्स बची है उनका कैसे सामना किया जाए। बेरू बताता है कि मास्टर मुझे महसूस हो रहा है कि इन सारी एंट्स को कोई लीडर नहीं बचा है, जिस वजह से काफी ज्यादा बेचैन हो रही है और इधर उधर भटकना शुरू कर दिया है इन्होंने, इनका फॉर्मेशन बिखर रहा है। तो जिनको पूछता है कि कितनी एंट्स है, तो बेरू बताता है कि इस अटैक से पहले यहाँ पे 8700 एंट्स थी, लेकिन अब तकरीबन 4000 बची होंगी मास्टर। जिनको सोचता है कि यार उसे लगा था कि उसने काफी सारी एंट्स की वाट लगा दी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे वो बेरू से पूछते हैं कि क्या तुम इन सारी की सारी एंट्स की वाट लगा सकते हो? तो बेरू कहते हैं बस आप ऑर्डर कीजिए। दूसरा यहाँ पे हमें शिप्स का सीन दिखाया जाता है, सारी बैटल शिप्स, ये हंटर सारी अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके इन सारी एंट्स की वाट लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मतलब बहुत सारी एंट्स है यार, तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। हंटर्स गिल्ड हो गया, नाइट्स गिल्ड हो गए, सबके सब अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बीच में भाई तुम्हें याद होगा वो ली मिनसुंग है, वो भी आया था यहाँ पे, भले ए रैंक का, लेकिन इसकी तो फट चुकी होती है। तो एक बंदा ऐसे देख के कहता भाई भले एक ए रैंक का हंटर है, लेकिन टटू है एक नंबर का। यहाँ पे काफी सारी एंड शोर के पास आने लग जाती है। जूही और मिस्टर सॉन्ग यहाँ पे होते हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि ये लोग क्या करें, काफी फुर्ती से इधर आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, मतलब ये लोग अगर सिर्फ बी रैंक के नीचे वाले हंटर्स है तो इनकी वाट लग सकती है। ए रैंक या फिर ऊपर वाले बंदे इन एंड से अकेले लड़ सकते हैं। ठीक है ना। जैसे ये लोग यहाँ पे इनके पास पहुंचने वाले होते हैं, तब यहाँ पे एक लाइट रे आती है जो कि इन सारी एंड्स की वाट लगा देती है। ये लोग देख भी नहीं पाते कि वो चीज क्या है, और ये और कोई नहीं बल्कि बेरू होता है, और इनकी काफी खतरनाक तरीके से वाट लगा रहा होता है। हमें बताया जाता है कि ये जो जेजू आइलैंड की रेड है जिसमें एंड्स की वाट लगाई जा रही है, वो मिशन पूरा 2 दिन तक चला। ठीक है, यहाँ तक कि चाइनीज वाटर्स के पास भी एंड्स को पाया गया, मतलब इतनी दूर तक उड़ के चले गई थी, वो चाइना तक उड़ के चली गई थी एंड्स। ठीक है, वहां पे भी इन लोगों ने संभाल लिया था एंड्स को। इनका एक हंटर था काफी खतरनाक, जो कि काफी कमाल का था, और उसने अपने 2 ही स्लैश से पूरे आसमान को क्लियर कर दिया था। वो ये सोचता है कि जिस बीच से संग जिन्वो लड़ा था, काश वो जिंदा होता। अगर ऐसा होता तो उसे काफी ज्यादा मजा आता। तो भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब इतना ही था तो पहले चला जाता है कि नहीं, जब सबकी वाट लग रही थी। पर चलो कोई बात नहीं, ये तो कहने वाली बात है। दूसरा यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक हंटर का सीन, और वो भी यहाँ पे देख रहा होता है इस फाइट को, मतलब उसने देखा होता है इस फाइट को। ठीक है, ये लोग बात करते हैं डोंगसू वर्सेस जिन्वो की, कैसे उनके बीच में दुश्मनी है और डोंगसू ने उसको टारगेट किया होगा। ओके, और ऑब्वियसली बात है, मैं तुम्हें एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये बंदा है थॉमस आंड्रे, जो कि स्कैवेंजर गिल्ड का गिल्ड मास्टर है, और डोंगसू भी उसी के गिल्ड में आता है। तो इन दी एंड अगर आगे चल के जिन्वो किसी भी तरीके से डोंगसू को नुकसान पहुंचाएगा, तो जरूर यहाँ पे बीच में ये बंदा खड़ा रहेगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, थॉमस आंड्रे मतलब। ठीक है ना, तो ये काफी खतरनाक है। भले यहाँ पे डोंगसू की एक बार वाट लगा चुका है संग टू ह्योन, है ना, तो मतलब क्या ही बोलूं मैं इसके बारे में। एनीवे, यहाँ पे हमें तीसरी रात का सीन दिखाया जाता है जेजू आइलैंड रेड का। इधर काफी सारे हंटर्स आ चुके होते हैं। ओके, यहाँ पे ये लैंड करते हैं। इधर काफी
सुनसान हो चुका होता है। यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से मिस्टर पार्क भी होता है। ओके, वो बताता है एक बंदे की स्टोरी जो कि एक इंसान होता है जिसका लक ने कभी भी साथ नहीं दिया। वो एक गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहता था। उसने ट्रेनिंग शुरू की, ताकतवर बनने के लिए डाइट्स ली और अपने लोअर वेट डिवीजन में लड़ने की कोशिश की। इंटेंस ट्रेनिंग की, बहुत मेहनत की उसने ओलंपिक्स में जाने के लिए। लेकिन एक रात पहले उसको एक काफी कमाल का सपना आया। वो काफी कमाल की कंडीशन में था, लेकिन तभी मानामीटर इवैल्यूएशन में पता चला कि वो अवेकन हो चुका है और उसको ओलंपिक्स से बाहर निकाल दिया गया। तो ऐसा लगता है मिस्टर पार्क अपनी ही स्टोरी बता रहा है। तो वो ये कहता है कि उसने अपने ड्रीम को गिव अप किया और यहाँ पे उसने अपना एक नया मकसद ढूंढ लिया है कि वो अपनी कंट्री का बेस्ट गिल्ड बनाए। तो यार ऑब्वियसली बात है, मोटिवेट हो जाता है उसका जो डिसेबल टाइप होता है बंदा। यहाँ पे काफी सारे माना होते हैं जिसको देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इधर ये जगह ऑलमोस्ट क्लीन हो चुकी होती है, लेकिन काफी एंट्स मरी होती है। तभी पीछे से एक एंट आता है और भाई उसकी वाट लगा देता है पार्क। ठीक है, वो कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हूँ। वैसे कुछ ज्यादा बचे नहीं होंगे यहाँ पे। तभी यहाँ पे एक भाई राक्षस सा बंदा आता है और मेरे को ऐसा लगता है कि ये बंदा मोनार्क ऑफ फैंग्स है। मोनार्क ऑफ फैंग्स, ठीक है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर इसका इंट्रोडक्शन हो गया है मोस्ट प्रॉब्ली। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम लोग। ठीक है, अब ये लोग काफी ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं कि जो लोग इस मिशन पे असाइन किए गए हैं सिर्फ वही यहाँ पे आ सकते हैं। तुम हो कौन, तुम यहाँ पे कैसे आ गए, फलाना ढिगाना। यहाँ पे ये बंदा कुछ अलग ही लैंग्वेज बोल रहा होता है, तो ये सबके सब समझ जाते हैं कि ये कोई बीस्ट है। तभी पीछे कोई बंदा चुटकी बजाता है और ये सबके सब लोग ना एक बार में बेहोश हो जाते हैं भाई। तो ये बंदा कहता है कि तुम कर क्या रहे हो। तो ये बोलता है कि यार देखो, यहाँ पे आके मार धाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, तो सुलाई देते हैं इनको। ठीक है ना, तुमने चेक किया। तो ये बंदा कहता है हाँ, ये उसी की ताकत है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इन इंसानों की मदद क्यों कर रहा है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है कुछ पता नहीं। तो ये वाला बंदा कहता है कि तुम चाहो तो फिर उससे खुद ही पूछ लेना, मैं तो यहाँ पे नहीं रह सकता क्योंकि मेरे को सड़े एंट्स की बदबू आ रही है। सोचो उस औरत को ये बात पता चलेगी तो वो कैसा महसूस करेगी। एनीवे, ये बंदे यहाँ ज्यादा देर रुकते नहीं। ये बंदा पोर्टल खोलता है और वहां से चला जाता है। ये जो दूसरा बंदा होता है फैंग वाला, वो ये कहता है कि इन्वॉल्व नहीं होना चाहता दूसरा वाला बंदा। वो भी यहाँ पे फैंग मारता है एक हवा में और एक पोर्टल टाइप खोलता है, वो भी यहाँ से चला जाता है। ठीक है, अब यार ये तो बड़े मिस्टीरियस कैरेक्टर थे। एनीवे, मैंने जैसा तुम्हें बताया अपना अंदाजा कि मेरे को क्या लगता है कौन हो सकते हैं, वो शायद मोनार्क ऑफ फैंग होगा और वो दूसरे बंदे का नहीं पता। ठीक है, एनीवे आगे वाले चैप्टर्स हम कवर करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना जरूर, क्योंकि ये सबसे टफ मोमेंट है। एनिमे ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और अब अगर आप ये सीरीज देखना चाहते हो तो ही मैं कवर करूंगा, तो ही मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा अगर आप रिस्पॉन्स दिखाओगे तो ठीक है ना। देख लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लोगे चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।長だけが生き残るのであれば